नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी अफेयर्स में। इस चैनल के माध्यम से हम कवर करेंगे 4 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये जो है वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थ्रू आउट इंडिया। ये जो है ये करंट अफेयर्स इंग्लिश में लिखे हुए रहेंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन हिंदी भाषा में रहेगी। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आप इसे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। हमारा जो पहला सवाल है वो है कि रिसेंटली 18th एनिवर्सरी मनाई गई टाइगर रीइंट्रोडक्शन की। तो ये आपको बताना है कि ये किस प्लेस पर मनाई गई थी। देखिए पहले इसका सही आंसर है सरिस्का टाइगर रिजर्व। हुआ क्या था रिसेंटली, कुछ समय पहले जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की जो संख्या है, टाइगर्स की जो संख्या है वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। इसके बाद 2008 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, जिसके तहत सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया था। और आज इसको 18 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए 18th एनिवर्सरी मनाई गई है और अब इसमें टाइगर्स की जो संख्या है वो 50 से ऊपर जा चुकी है। टाइगर्स की जो पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो ये 2006 में 1411 हो गई थी और अभी ये पॉपुलेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से राइज कर रही है और अभी 3682 हो गई है 2022 तक। बात करें सबसे ज़्यादा टाइगर्स की तो ये मध्य प्रदेश में है 785, सेकेंड नंबर पे कर्नाटका, थर्ड नंबर पे है उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की जब हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे है मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली और सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है जिसमें सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, कियोलाडियो नेशनल पार्क जिसे भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है, डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर में है और रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है वो है रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने काउ स्लॉटर को तमिलनाडु में बैन किया है। आपको बताना है कि तमिलनाडु में कुछ बोवाइन एनिमल्स के स्लॉटर को मंजूरी दी जाती है एक सर्टिफिकेट इशू करके। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत जो है वो दी जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1958। इसके तहत कुछ एक बोवाइन एनिमल्स हैं उनके स्लॉटर को अनुमति दी जाती है। इसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि एक सर्टेन एज के बाद ये परमिशन दी जा सकती है। बोवाइन एनिमल्स में जो है वो काऊ यानी गाय और गाय के अलावा कुछ गाय जैसे एनिमल जैसे भैंस और कुछ और एनिमल्स इसमें शामिल आते हैं। और रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ पे रिसेंट में इलेक्शंस हुए थे और यहाँ के नए सीएम बने हैं सी जोसेफ विजय। इनकी जो पार्टी है वो टीवी के है तमिलागा वेत्रिकजागम। बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स की तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, गुंडी नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स की जब हम बात करते हैं तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व और श्रीविल्लिपुत्तूर टाइगर रिजर्व यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि रिसेंटली प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 न्यूज़ में था। तो ये कब लागू हुआ था? ये 1991 में लागू हुआ था। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको 1991 में लागू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो जो हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप है जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद यानी या चर्च हो गया, तो उनका जो रिलीजियस कैरेक्टर है कि वो किस रिलीजन के प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको बचा कर रखना था, उसको फ्रीज करना था एज ऑन 15 अगस्त 1947 कि वो जैसा 15 अगस्त 1947 को था वैसा ही आगे रहेगा। बेसिकली ये प्रोहिबिट करता था कन्वर्जन ऑफ एनी रिलीजियस प्लेस, किसी भी रिलीजियस प्लेस के कन्वर्जन को ये प्रोहिबिट करता था। रिसेंटली एक इशू सामने आया था जब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के एक्सपेंशन के लिए 6 मस्जिदों को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हुआ था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया था कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये
गवर्नमेंट को बार नहीं करती है, नहीं रोकती है किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, चाहे वो रिलीजियस नेचर की ही क्यों ना हो, बस उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो शामिल होना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। अगला जो सवाल है वो है, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 250 साल अपने पूरे किए हैं। 250वां इंडिपेंडेंस डे बेसिकली इन्होंने मनाया है, तो ये किस दिन मनाया है? तो ये 4 जुलाई 2026 को मनाया गया है। अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी ब्रिटेन से, अपने कमांडर जॉर्ज वॉशिंगटन के अंतर्गत। और यही जॉर्ज वॉशिंगटन बाद में जो है वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। यूएसए का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे पुराना संविधान है, जो 1789 में लागू हुआ था। और अमेरिका के संविधान से भारत ने भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बोरो करी हैं, ली हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट। इंडिया का जो है वो यूएसए से इंस्पायर्ड है। यूएसए के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें और 47वें प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने 7 साल का एयर माइग्रेशन प्लान एक शुरू किया है 8,300 करोड़ रुपए की लागत से, ताकि दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसको टैकल किया जा सके। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस किस सपोर्ट से जो है वो लागू किया गया है ये वाला प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से दिल्ली गवर्नमेंट ये जो अपना एयर माइग्रेशन प्लान है वो लागू करेगी। ये जो प्लान है वो 2026 से 2033 की ड्यूरेशन का रहेगा। इसका जो टाइटल है प्रोजेक्ट का वो है स्वच्छ हवा और स्वच्छ दिल्ली। इसमें जो वर्तमान में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, जो कि दिल्ली की पोल्यूशन को रोकने में मदद करता है, उसको काफ़ी हद तक अपग्रेड किया जाएगा और बहुत सारी नई चीज़ें इसमें जोड़ी जाएगी। 65% ऑफ द टोटल असिस्टेंट या टोटल कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट में आएगी वो बियर की जाएगी वर्ल्ड बैंक के लोन्स द्वारा, और बाकी 35% जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा खर्चा उठाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बना था, और इससे इसके साथ ही आईएमएफ भी इसी कॉन्फ्रेंस से बना था। वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है, जिनमें पहला है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, चौथा है मीगा और पांचवा है आईसीएसआईडी। ये बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो 6 दिन के ऑफिशियल टूर पे गए थे 3 कंट्रीज के लिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो कंट्री नहीं है जहाँ वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर गए हैं 3 देशों में। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जापान में नहीं गए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड के टूर पे हैं, 6 दिनों के टूर पे। बात करें अगले सवाल की, तो अगला जो सवाल है वो है कीको फुजिमोरी, इन्होंने रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए थे किस देश में उसको जीता है? तो ये रिसेंटली जो है वो पेरू की प्रेसिडेंट बनी है। इन्होंने पेरू के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिसेंटली जीते हैं। अगला जो सवाल है वो है रिसेंटली कौन सी एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने फॉरेन सिटीजन्स को इलेक्शंस में वोट डालने से वंचित कर दिया है, बार कर दिया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आर्मेनिया। तो जानते हैं आर्मेनिया ने ऐसा क्यों किया? देखिए, इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि आर्मेनिया के बहुत सारे नागरिक रशिया में जाते हैं ताकि वहाँ पे पैसे कमा सके और अच्छा रोजगार वो प्राप्त कर सके। तो रिसेंटली आर्मेनिया को डाउट हुआ कि रशिया जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आर्मेनियंस को, जो कि रशिया में इस वक्त रह रहे हैं, और इसी के डर के कारण उन्होंने जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको बैन कर दिया इलेक्शंस में वोट करने से। बात करें आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफेंस इम्पोर्टर है इंडिया का, और इसने अब तक $2 बिलियन के जो इम्पोर्ट्स हैं हथियार वो है इंडिया से इम्पोर्ट करे हैं।
आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों न्यूज़ में रहते हैं। वो नगर्नो काराबाख रीजन की वजह से रहते हैं, जो कि यहाँ इस क्षेत्र में है, जो मैंने ये ब्लू कलर में किया हुआ है। आर्मेनिया की कैपिटल की बात करें तो आर्मेनिया की जो कैपिटल है वो है येरेवान। ये बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंड्रो मोंटेन्यू, इन्होंने अपनी जो पोस्ट है उससे रिज़ाइन कर दिया है। तो ये जो है वो मोल्डोवा के प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने रिसेंटली अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है और इन्होंने अपने पर्सनल रीजन साइट किए हैं रेजिग्नेशन देने के लिए। तो मोल्डोवा की जब हम बात करते हैं तो मोल्डोवा रोमानिया और यूक्रेन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ब्लैक सी के बिल्कुल पास है। मोल्डोवा की जो कैपिटल है वो है चिसिनाउ। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर कौन बने हैं। इनकी फर्स्ट टर्म पूरी हो गई है और अब ये सेकेंड टर्म के लिए वाइस चांसलर बने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है योगेश सिंह। योगेश सिंह जो है वो वाइस चांसलर बने हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। अगला जो सवाल है वो है नोवाक जोकोविच को लेके। रिसेंटली नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से संबंध रखते हैं, उन्होंने अपनी 105वीं जीत हासिल करी है, जिससे वो फोर्थ राउंड में पहुंच गए हैं। जिस इस समय विंबलडन चल रहा है उसके फोर्थ राउंड में पहुंच चुके हैं। इन्होंने किस जो टेनिस प्लेयर है उसके रिकॉर्ड को इक्वल करा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रॉजर फेडरर। इन्होंने 105वीं जीत हासिल करके रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड को इक्वल करा है। बात करें टेनिस की तो टेनिस में 4 इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं। इसमें पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि इस साल जीता है मेंस में कार्लोस अल्कारेज ने, जो कि स्पेन से संबंध रखते हैं। दूसरा था फ्रेंच ओपन, जिसको रिसेंटली जीता था अलेक्जेंडर जवरेव ने, जो जर्मनी से संबंध रखते हैं। विम्बलडन जो अभी चल रहा है वो ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है, जो कि 1877 में शुरू हुआ था और यूएस ओपन अभी होना बाकी है। तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। हैव अ गुड डे अहेड।